केरल के अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में पेरम्बूर नाम की एक छोटी सी बस्ती। चारों तरफ सन्नाटा, और उस सन्नाटे के बीच बहती एक पतली सी पेरियार कैनाल। इसी कैनाल के किनारे एक टीन शेड वाली झोपड़ी नुमा घर में रहती थीं राजेश्वरी और उनकी बेटी जीशा। मां हॉस्पिटल में अटेंडेंट की नौकरी करती थी। कमाई बेहद कम, पर सपने बड़े, क्योंकि जीशा बीए एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी। शार्प माइंड, फ्यूचर लॉयर, और मां को पूरा भरोसा था कि एक दिन बेटी सारी गरीबी मिटा देगी। लेकिन जिंदगी ने 28 अप्रैल 2016 की रात एक ऐसा मोड़ दिया जिसे सुनकर आज तक रूह कांप उठती है। उस रात करीब 8 बजे राजेश्वरी अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौटीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला, दरवाजा बिना रेजिस्टेंस के खुल गया। अंदर लाइट नहीं थी, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ। राजेश्वरी को अजीब सा एहसास हुआ, पर वो धीरे धीरे टटोलते हुए लालटेन जलाती हैं, और जैसे ही कमरे में रोशनी फैलती है, उनके मुंह से दहशत भरी चीख निकल जाती है। घर के फर्श पर उनकी इकलौती बेटी जीशा नग्न अवस्था में पड़ी थी। चारों तरफ खून ही खून, हालत इतनी दर्दनाक कि शब्द भी कमजोर पड़ जाएं। पेट से इंटेस्टाइन बाहर, शरीर पर गहरे कट, और राजेश्वरी पागलों की तरह दौड़कर घर से बाहर निकलती है। चीख सुनकर पड़ोस का एक आदमी टॉर्च लेकर भागा भागा आया। उसने जब टॉर्च की रोशनी जीशा के शरीर पर डाली तो उसका भी दिल बैठ गया। बिना एक सेकंड गंवाए उसने अर्नाकुलम पुलिस को कॉल कर दिया। कुछ देर में पुलिस, फोरेंसिक टीम और टेक स्क्वाड मौके पर पहुंच गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और क्राइम सीन सील कर दिया गया। जांच की शुरुआत हुई तो घर से एक धारदार चाकू मिला और एक शराब की बोतल जिस पर उंगलियों के धुंधले निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसे पढ़कर पुलिस भी स्टन्ड रह गई। जीशा को मरने से पहले जबरदस्ती अल्कोहल पिलाई गई थी। उसके शरीर पर 38 नाइफ अटैक, हर वार पिछले से ज्यादा ब्रूटल। उसके प्राइवेट पार्ट्स तक पर हमला किया गया था, और सबसे दर्दनाक बात, उसे मारने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। यह सिर्फ मर्डर नहीं था, यह प्योर क्रूअल्टी थी। केस की सारी बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं क्राइम एक्सेल। पुलिस छानबीन तो शुरू करती है, लेकिन शुरुआत से ही इस केस पर एक अजीब सी चुप्पी छाई रहती है। वजह साफ थी, उस समय पूरे केरल में इलेक्शन का माहौल था। कुछ ही हफ्तों में वोटिंग होने वाली थी और सरकार नहीं चाहती थी कि इतना ब्रूटल, इतना हॉरिफाइंग केस बाहर आए, क्योंकि इससे सीधा सीधा रूलिंग पार्टी की छवि पर सवाल उठते। इसलिए इन्वेस्टिगेशन को जानबूझकर स्लो कर दिया गया। लगभग ठप। पूरा एक हफ्ता बीत जाता है, कोई ग्रोथ नहीं, कोई एक्शन नहीं। जिशा जैसे मानो सरकारी फाइलों में एक नाम बनकर रह गई हो। पुलिस मौके पर 2-4 चक्कर जरूर लगाती, लेकिन असली जांच जीरो। लेकिन कहते हैं, सच को कितना भी दबा लो, वो एक ना एक दिन आवाज बनकर बाहर आ ही जाता है। एक हफ्ते बाद जाने किस रास्ते से यह मामला ऑपोजिशन लीडर्स तक पहुंच जाता है, और जैसे ही उनको इस क्राइम के बारे में पता चलता है, वो इस केस को लेकर सीधा मीडिया तक पहुंचते हैं। बस फिर क्या था, खबर वायरल हो जाती है। हर न्यूज चैनल पर एक ही सवाल, एक लड़की के साथ इतनी ब्रूटैलिटी किसने की, और सरकार इस केस को दबा क्यों रही थी। ऑपोजिशन पार्टी सड़क पर उतर आती है, जमकर प्रोटेस्ट होता है। इल्जाम ये कि रूलिंग पार्टी के राज में इतना खून खराबा हुआ और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट तक नहीं की। माहौल इतना गर्म हो जाता है कि सरकार को घुटनों पर आना पड़ता है, और आखिरकार केस को सीरियसली लेने की मजबूरी में पुलिस एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन करती है। अब असली जांच शुरू होती है। सबसे पहले क्राइम सीन से मिले एविडेंस फिर से एनालाइज किए जाते हैं। घर से मिली शराब की बोतल पर कुछ फिंगरप्रिंट्स थे, शार्प, क्लियर और बिल्कुल मैच कर रहे थे उसी फिंगरप्रिंट से जो मर्डर वेपन यानी चाकू पर मिले थे। इसके अलावा जिशा के नाखूनों में फंसी स्किन स्क्रैपिंग्स मिली थीं। ये उसी दरिंदे के थे जिसने स्ट्रगल के दौरान उससे फाइट की थी। डीएनए सैंपल्स बेहद क्रूशल थे, क्योंकि अब पुलिस के पास किलर की एग्जैक्ट जेनेटिक फुटरप्रिंट मौजूद थी। अब सवाल ये था, ये फुटरप्रिंट किसकी है। जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने पहली बार राजेश्वरी को बुलाया।
उन्होंने कहा, आप हमें उन सभी लोगों की लिस्ट दीजिए जिन पर भी आपको स्लाइटेस्ट डाउट हो। राजेश्वरी ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट पुलिस के सामने रख दी। पहला कैटेगरी, गांव के कुछ लोग जो पेरियार कैनाल के पास बनी उनकी झोपड़ी हटवाना चाहते थे क्योंकि वो सरकारी जमीन थी। यह लोग अक्सर धमकाते थे, बहस करते थे। दूसरा कैटेगरी, कॉलेज के दो लड़के जिनसे जिशा का झगड़ा हो चुका था। कहा जाता है कि वो लड़के उसे फॉलो करते थे, डिस्टर्ब करते थे। जिशा ने कई बार उन्हें डांटा भी था। तीसरा नाम, जिशा की बड़ी बहन के पति का। वो अपनी पत्नी को परेशान करता था और जिशा उससे भिड़ जाती थी। उसे खुलकर सच बोलती थी, जिससे वो आदमी उसे पसंद नहीं करता था। राजेश्वरी के मुताबिक उसका व्यवहार भी सस्पिशस था। कुल मिलाकर एक लंबी सस्पेक्ट लिस्ट, कई चेहरे, कई शक, कई पॉसिबिलिटीज। अब एसआईटी उसी लिस्ट के हिसाब से एक एक को उठाकर पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। एक एक करके सभी शक के दायरे में आए लोग पुलिस के सामने खड़े किए जाते हैं। हर किसी से वही सवाल, जिस दिन ये कांड हुआ तुम कहां थे? तुम्हारी टाइमलाइन क्या है? डीएनए सैंपल दे सकते हो? फिंगरप्रिंट मैच कराओ। लेकिन नतीजा जीरो। 8-10 संदिग्धों की पूरी लिस्ट खंगाल दी जाती है, लेकिन न किसी के फिंगरप्रिंट मैच होते हैं, न डीएनए, न कोई प्रूफ कि इनमें से किसी ने जिशा को छुआ तक हो। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन का प्रेशर आसमान छू रहा था। मीडिया ने केस को नेशनल हेडलाइन बना दिया था। पुलिस की घेरेबंदी शुरू हो चुकी थी और यही दबाव एसआईटी को अल्ट्रा डीप इन्वेस्टिगेशन की तरफ धकेल देता है। अब पुलिस ग्राउंड लेवल पर उतरकर तभी तभी हर दरवाजा खटखटाती है। गांव के लोग, आसपास रहने वाले, कैनाल के पास के घर, हर व्यक्ति से सवाल जवाब। इसी दौरान पुलिस को पहली बार एक छोटा सा लेकिन क्रूशल आई विटनेस मिलता है, एक महिला। वो बताती है कि 28 अप्रैल की शाम उसने एक लड़के को इधर उधर घूमते देखा था। येलो टी शर्ट, ब्लैक चपाल, अजीब तरह से सस्पिशियस। बस पुलिस इसी क्लू के पीछे भागती है। तलाश शुरू होती है, लेकिन गांव में ऐसा कोई लड़का मिलता ही नहीं। अब पुलिस दूसरा एंगल पकड़ती है, शराब की बोतल वाला। जीशा के घर से मिली वही लिकर बॉटल। पुलिस गांव में लिकर ड्रिंकर्स की लिस्ट बनाती है। कौन लोग इस ब्रांड की शराब पीते हैं, किसके हाथों में ऐसी बोतलें आम हैं। मास फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, लिटरली सैकड़ों फिंगरप्रिंट्स मैच किए जाते हैं, लेकिन फिर वही डिसअपॉइंटमेंट, जीरो मैच। इसी बीच पुलिस को दूसरा इवाइटिस मिल जाता है। यह आदमी खेत में काम कर रहा था और उसी येलो टी शर्ट वाले को जिशा के घर के पास देखा था। इतना ही नहीं, वो उस लड़के का गांव का एड्रेस तक बता देता है। पुलिस को लगता है फाइनली ब्रेक थ्रू। टीम तुरंत उस एड्रेस पर जाती है, लेकिन वो लड़का घर से गायब था, फरार। और यही बात पुलिस का शक और गहरा कर देती है। उसका मोबाइल सर्वेलेंस पर लगाया जाता है। 2 दिन बाद उसे कन्नूर से पकड़ लिया जाता है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। बॉटल और नाइफ पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच कराया जाता है और शॉकिंगली मैच ही नहीं होता। पुलिस उसे ग्रिलिंग इंट्रोगेशन में लेती है, हर एंगल घुमाया जाता है, लेकिन रिजल्ट नो इन्वॉल्वमेंट। टाइमलाइन मैच नहीं करती, मोटिव नहीं, फिंगरप्रिंट्स नहीं। उसे क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन स्टोरी यहीं नहीं रुकती। पुलिस फिर से गांव में घर घर जाती है और एक नया नाम सामने आता है, एक लड़का जो कॉलेज टाइम से ही जिशा का पीछा करता था। राजेश्वरी भी इस बात को कंफर्म कर देती है। पुलिस उसे अरेस्ट करती है, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं होते। उसकी मोबाइल टाइमलाइन भी प्रूफ देती है कि मर्डर के वक्त वो दूसरे गांव में था। उसे भी क्लीन चिट दे दी जाती है। अब एसआईटी लिटरली ब्लैंक थी। इतने सस्पेक्ट्स, इतने क्लूज, इतना प्रेशर और हाथ खाली। ऑपोजिशन का पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता जा रहा था। मीडिया हर घंटे सवाल पूछ रही थी और जनता में गुस्सा उबल रहा था। फाइनली डिसीजन लिया जाता है, इन्वेस्टिगेटिंग टीम को बदल दिया जाए। पुराने ऑफिसर्स हटाए जाते हैं और एक नई, शार्प, एग्रेशन इन्वेस्टिगेशन टीम को इस केस पर लगाया जाता है। नई टीम ग्राउंड जीरो से शुरू करती है। पुराने सारे डॉट्स फिर से जोड़ती है, एविडेंस रीचेक करती है, क्राइम सीन दोबारा एनालाइज करती है, टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्ट करती है और हर डिटेल को ऐसे खंगालती है जैसे यह जांच पहली बार शुरू हो रही हो। नई टीम जब शुरुआत से हर एक घटना को रीट्रेस करती है,
हर छोटी छोटी डिटेल को फिर से उठाकर देखती है, तभी उन्हें एक बेहद क्रूशल और पहले मिस हुआ हुआ फैक्ट मिलता है। कुछ दिनों पहले राजेश्वरी और जीशा का झगड़ा हुआ था, गांव की ही एक महिला और उसके बेटे के साथ। झगड़ा इतना बढ़ा कि जीशा ने खुद इस मामले की शिकायत पुलिस स्टेशन में लिखवाई थी। नई एसआईटी तुरंत उस घर की तरफ रवाना होती है। घर में एक महिला और उसका बेटा रहते थे। पुलिस पहुंची तो बेटा खुली शराब की बोतल हाथ में लिए बैठा था, और शौक यह कि बोतल वही ब्रांड थी, वही डिजाइन, बिल्कुल वही बोतल जैसी जीशा की डेड बॉडी के पास मिली थी। उस पल लगा, फाइनली कातिल ट्रैक हुआ। लड़के और उसकी मां दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है। पूछताछ में एक पेनफुल सच बाहर आता है। इस लड़के का बड़ा भाई जीशा को कॉलेज में फॉलो करता था, उसे प्यार करता था। जीशा उससे परेशान होकर कई बार उल्टा सीधा जवाब दे चुकी थी और आखिरकार हरासमेंट की कंप्लेंट भी दर्ज करवा दी थी। इसी ह्यूमिलिएशन और मेंटल प्रेशर में बड़े भाई ने खुदकुशी कर ली थी। इस ट्रेजेडी के बाद महिला और उसका छोटा बेटा दोनों राजेश्वरी और जीशा पर बेहद गुस्सा थे। पुलिस को लगा ये मोटिव फिट बैठता है, शायद छोटे भाई ने बदला लेने के लिए ये पूरा ब्रूटल क्राइम किया हो। उसकी फिंगरप्रिंट्स लिए गए, डीएनए लिया गया, लेकिन जब बॉटल और नाइफ पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच कराया गया, रिजल्ट वही पुराना, मैच जीरो। न फिंगरप्रिंट्स न डीएनए, कुछ भी कनेक्ट नहीं हुआ। दोनों को क्लीन चिट दे दी गई। इस केस में पैटर्न साफ था, जिस पर भी शक करो अगले ही दिन क्लीन चिट। एक बस ड्राइवर, कंस्ट्रक्शन मजदूर, गांव के लड़के, जिशा के कॉलेज सर्कल के लोग, हर कोई जांच में आया, फिंगरप्रिंट्स लिए गए, और हर बार रिजल्ट नेगेटिव। महीने बीत रहे थे, मीडिया का प्रेशर इंटेंस होता जा रहा था, पुलिस की क्रेडिबिलिटी खतरे में, और इन्वेस्टिगेशन बार बार नई टीम के हवाले की जा रही थी। लेकिन कातिल जैसे हवा में घुल गया हो। और फिर एक दिन अचानक पुलिस स्टेशन में एक चमत्कार की तरह एक आदमी एंटर्स होता है। वह मजदूर था। उसके वर्ड्स सुनकर पूरे स्टेशन में सन्नाटा छा गया। वह बोला, 22 अप्रैल 2016 से उसका एक साथी मजदूर जो असम का रहने वाला था, गायब है। और 22 अप्रैल 2016, दैट एग्जैक्ट डेट, जिस रात जीशा का मर्डर हुआ था, मजदूर ने बताया वह लड़का कई महीनों से उसके साथ काम कर रहा था, लेकिन मर्डर वाली रात के बाद वह अचानक गायब हो गया। कोई ट्रेस नहीं, कोई खबर नहीं। वह इसी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने आया था। साइटी तुरंत अलर्ट हो गई। मजदूर से उस लड़के का पूरा हुलिया, हाइट, बिल्ड, ड्रेसिंग स्टाइल पूछा गया। उसी के आधार पर एक स्केच तैयार किया गया। फिर पुलिस ने जीशा के कॉलेज से लेकर उसके घर के रास्ते तक जितने भी सीसीटीवी मौजूद थे, सभी की फुटेज को फिर से फ्रेम बाय फ्रेम खंगाला। और इस बार जो दिखाई दिया वह इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फुटेज में क्लियरली एक लड़का दिखाई देता है, पीली टी शर्ट, ब्लैक चप्पल, वही डिस्क्रिप्शन जो आई विटनेसेस ने दिया था। और यह लड़का कोई और नहीं बल्कि वही मिसिंग मजदूर था, वही जिसकी गुमशुदगी आज पहली बार रिपोर्ट की गई थी। यानी पुलिस जिस येलो टी शर्ट वाले को पिछले कई हफ्तों से ढूंढ रही थी, वह उन्हें खुद अपने कदमों से पुलिस स्टेशन तक ले आया था, मगर एक मिसिंग रिपोर्ट के रूप में। यह वही लड़का था जो कॉलेज से घर तक जीशा का पीछा करता था। उस दिन येलो टी शर्ट, ब्लैक चप्पल, और उसी दिन से गायब। पुलिस के दिमाग में एक ही नाम घूमने लगता है, आमिर उल इस्लाम। उम्र सिर्फ 24, असम का रहने वाला और केरला में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहा एक लेबर। पुलिस ने सोचा, इतने लोगों को इंटरोगेट किया है, इसे भी पकड़कर देख लेते हैं। और यकीन मानिए, यही फैसला इस केस का टर्निंग पॉइंट बन गया। थोड़ी तलाश के बाद आमिर तमिलनाडु में काम करते हुए पकड़ लिया जाता है, केरला लाया जाता है। पूछताछ शुरू होती है, फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, और फिर जो होता है उसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिला दिया। इसका फिंगरप्रिंट क्राइम सीन पर मिले फिंगरप्रिंट से 100% मैच कर जाता है। बस यही था मोमेंट जब पुलिस को समझ आता है कि असली किलर उनके सामने बैठा है। डीएनए भी 100% मैच, केस लगभग क्रैक। ये खबर मीडिया में आग की तरह वायरल हो जाती है। अब पूछताछ शुरू होती है, क्यों किया? आमिर की कहानी सुनकर पुलिस तक सुन्न पड़ जाती है।
कहता है कि वो कई दिनों से जीशा को उस कंस्ट्रक्शन साइट के पास देखता था। उसकी नज़र पहले से ही खराब थी, ऊपर से शराब पिए हुए था, और 28 अप्रैल 2016 के दिन उसने मन बना लिया कि जो वो सोच रहा है वो करेगा। उसे पता था कि जीशा की मां रात 8 बजे के बाद घर आती है और जीशा दोपहर में घर लौट आती है। बस इसी टाइमिंग का फायदा उठाया। उस दिन वो कॉलेज से ही जीशा का पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुंच जाता है। अपने साथ लाया था एक शार्प नाइफ और शराब की बोतल। अंदर घुसते ही ये पहले उसे बेरहमी से मारता पीटता है। जब जीशा बेसुध सी हो जाती है, ये वहीं बैठकर शराब पीता है और जबरदस्ती वहीं शराब जीशा के मुंह में भी डालता है। फिर दुष्कर्म। और जब लड़की विरोध करती है तो हैवानियत अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाती है। नाइफ से 38 बार हमला, इतने ब्रूटल वार कि जीशा के इंटरनल ऑर्गन्स तक बाहर आ गए। उसके प्राइवेट पार्ट तक पर हमला किया जाता है। ये सब सुनकर पुलिस भी थर्रा गई थी। जब इसे लगा कि जीशा मर चुकी है, यह बची हुई शराब वहीं खत्म करता है, बोतल और चाकू को वहीं फेंक देता है और खेतों के रास्ते गायब हो जाता है। लेकिन किस्मत के खेल देखिए, 2 लोगों ने इसे वहां से जाते हुए देख लिया। एक खेत में काम कर रहा आदमी और एक महिला। दोनों बाद में आई विटनेस बने। पुलिस ने हर एविडेंस एक एक कर जोड़ते गए। हर स्टेटमेंट, हर फोरेंसिक रिपोर्ट, सब कुछ कोर्ट में पेश किया गया। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट का फैसला आता है, आमिर उल इस्लाम को फांसी की सजा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है और आज भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आमिर जेल में है और शायद आने वाले समय में इसे उससे भी कड़ी सजा मिले, जिसकी ये सच में डिजर्व करता है। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था। ये एक पूरा नाइटमेयर था जिसने पूरे देश को हिला दिया। ऐसी दरिंदगी, ऐसे ब्रूटल ट्रूथ, और फिर भी इंसाफ की उम्मीद आज भी बाकी है। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।